नमस्ते, नमस्कार, जय हिंद, आदाब, भारत माता की जय। मैं सत्यम ठाकुर फिर से स्वागत करता हूं आप लोगों को दरोगा अड्डा पे। बिट्टू झा के सर के द्वारा जो बायोलॉजी है उसका ये 7वां चैप्टर है। एमसीक्यू इसमें लगभग 160-70 के आसपास एमसीक्यूज है। इसको याद करेंगे। ठीक है, इसके बाद हम फिर इसका पूरा जो डिस्क्रिप्टिव है वो भी चलाएंगे। पहले ऑब्जेक्टिव देख ले, क्योंकि सर का कहना है कि ऑब्जेक्टिव ही सब कुछ है। अगर क्वेश्चन आएगा तो इस चैप्टर से अगर आया, बायो मॉलिक्यूल्स या जैव अणु भोजन के अवयव, 7वां चैप्टर है, तो यहीं से क्वेश्चन बनेंगे अगर इस चैप्टर से आए तो। चलिए शुरू करते हैं, याद करने की कोशिश करते हैं। नहीं कीजिएगा तो परिणाम आपको पता है, बहुत लोग याद करके बैठे हैं। हम तो भाई करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। कहता है पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन साधारणतः शरीर द्वारा नहीं बनाए जाते हैं? तो विटामिन। विटामिन दोस्तों शरीर द्वारा नहीं बनता है, लेकिन एंजाइम, प्रोटीन और हार्मोन ये शरीर द्वारा ही बनाए जाते हैं। तो आपने क्या देखा, प्रोटीन, एंजाइम और हार्मोन ये शरीर के द्वारा बनाया जाता है, लेकिन विटामिन शरीर के द्वारा नहीं बनाया जाता। लेकिन अपवाद में कुछ विटामिन है दोस्तों, अपवाद में कुछ विटामिन है जिसको ध्यान देंगे, जो शरीर में होता है। जैसे विटामिन ए और विटामिन के, ये शरीर में ही होता है। ठीक है, चलिए अब दूसरा चैप्टर है कि जीवन तंत्र में एंजाइम का क्या कार्य है। तो जीवन तंत्र में एंजाइम का कार्य है जैविक क्रियाओं को उत्प्रेरित करना। जीवन चक्र में एंजाइम का काम है दोस्तों जैविक क्रियाओं को उत्प्रेरित करना। जीवन तंत्र में एंजाइम का कार्य है जैविक क्रियाओं को उत्प्रेरित करना। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है, एक कार्बोहाइड्रेट होने के लिए एक यौगिक में कम से कम कितने कार्बन होने चाहिए? एक कार्बोहाइड्रेट होने के लिए एक यौगिक में कम से कम कितने कार्बन चाहिए? तो 3 चाहिए। ठीक है, इतना याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। और यहाँ कहता है कि सबसे छोटा जो कार्बोहाइड्रेट है वो C3H6O, पता नहीं क्या लिखा है, छोड़िए इससे मतलब छोड़िए। आपको बस इतना याद रखना है कि एक कार्बोहाइड्रेट होने के लिए एक यौगिक में कम से कम कितने कार्बन होने चाहिए? तो 3। ठीक है, कुछ लोग ऐसा लिखता है कि लगता है कि डॉक्टर का बाप बन रहा है। ठीक है, खैर छोड़िए, मूड ऑफ हो जाता है पढ़ाते समय। अगर कुछ लिखो पीडीएफ पर तो अच्छा लिखो, अगर टेढ़ बक्कुल लिखता है पता ही नहीं चलता है क्या लिख रहा है। कहता है चौथा नंबर के, निम्नलिखित में कौन सा कार्बोहाइड्रेट वनस्पति कोशिका का आवश्यक घटक है? कौन सा कार्बोहाइड्रेट वनस्पति कोशिका का आवश्यक घटक है? तो सेल्यूलोज हो जाएगा। कौन सा कार्बोहाइड्रेट वनस्पति कोशिका का आवश्यक घटक है? तो सेल्यूलोज हो जाएगा। ठीक है, माल्टोज के जल अपघटन से क्या प्राप्त होता है? ग्लूकोज। माल्टोज के जल अपघटन से ग्लूकोज प्राप्त होता है। माल्टोज के जल अपघटन से दोस्तों ग्लूकोज प्राप्त होता है। छठा है, निम्नलिखित में कौन सर्वाधिक मीठा शर्करा है? तो फ्रक्टोज। ठीक है, फ्रक्टोज जो है ज्यादा मीठा शर्करा है, इसको याद रखेंगे, फ्रक्टोज मीठा शर्करा है। सातवां क्वेश्चन है कि सुक्रोज के जल अपघटन क्या कहलाता है? इन्वर्सन। सुक्रोज के जल अपघटन क्या कहलाता है? इन्वर्सन। सुक्रोज के जल अपघटन इन्वर्सन कहलाता है। 8 नंबर है, निम्नलिखित में कौन सा कार्बोहाइड्रेट टॉलेंस अभिक्रमक के साथ रजत दर्पण देता है? तो वो ग्लूकोज हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा कार्बोहाइड्रेट टॉलेंस अभिक्रमक के साथ निम्नलिखित में कौन सा कार्बोहाइड्रेट टॉलेंस अभिक्रमक के साथ रजत दर्पण देता है? तो वो हो जाएगा ग्लूकोज। ठीक है, चलिए 9वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 9वां नंबर क्वेश्चन है कि एमिनो अम्ल में पाया जाने वाला क्रियात्मक समूह कौन है? तो COOH और NH2 दोनों का तीनों है। ठीक है, एमिनो अम्ल में पाए जाने वाला क्रियात्मक समूह COOH और NH2 ये दोनों हो जाएगा। अच्छा, 10वां है कि निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सही सुमेलित है? तो बेरी बेरी विटामिन B1 की कमी से हो जाता है। रतौंधी दोस्तों विटामिन ए की कमी से होता है। रिकेट्स विटामिन डी की कमी से, और स्कर्वी विटामिन सी की कमी से। ये सब कुछ आप जानते हैं, जो जानते हैं उसको एक बार बोलेंगे, जो नहीं जानते उसको 3-4 बार बोलेंगे। निम्नलिखित में कौन सा विटामिन बसा में घुलनशील नहीं है? तो विटामिन सी दोस्तों ना ये जल में घुलनशील है, लेकिन विटामिन ए बसा में घुलनशील है। विटामिन के और विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन डी ये सब बसा में घुलनशील है, लेकिन दोस्तों विटामिन सी जल में घुलनशील है। विटामिन ए का प्रमुख स्रोत दोस्तों दूध का तथा गाजर है। विटामिन ए का प्रमुख स्रोत दूध और गाजर हो जाएगा। ठीक है, 13 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन पॉलीसेक्राइड्स का उदाहरण है? स्टार्च एवं सेलुलोज। पॉलीसेक्राइड्स का उदाहरण है स्टार्च और सेलुलोज। तो कहता है कि कौन पॉलीसेक्राइड्स का उदाहरण है? स्टार्च और सेलुलोज हो जाएगा। मोनोसेक्राइड्स हो जाएगा ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज। ठीक है,
ठीक है, पॉलीसेकेराइड्स आपने क्या देखा, स्टार्च और सेलुलोज, लेकिन मोनोसेकेराइड्स की बात करेंगे तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज हो जाएगा। प्रोटीन के विघटन से क्या बनता है, एमिनो अम्ल। प्रोटीन के विघटन से एमिनो अम्ल बनता है, प्रोटीन के विघटन से एमिनो अम्ल बनता है, प्रोटीन के विघटन से एमिनो अम्ल बनता है। केन शुगर का समान सूत्र C12H22O11, जिसको सुक्रोज कहते हैं। केन शुगर मतलब गन्ना का रस जिसको बोलते हैं दोस्तों, शुगर केन, तो उसका C12H22O11, C12H22O11 केन शुगर का समान सूत्र होता है C12H22O11। केन शुगर का समान सूत्र C12H22O11, ठीक है। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन दे, एमिनो एसिड की कुल संख्या 20 होता है। एमिनो एसिड का कुल संख्या 20 है, एमिनो एसिड का कुल संख्या 20 है। स्टार्च या सेलुलोज के जल अपघटन से क्या होता है, ग्लूकोज होता है। स्टार्च या सेलुलोज का जब जल अपघटन करेंगे तो ग्लूकोज प्राप्त होगा, स्टार्च या सेलुलोज का जल अपघटन करेंगे, सेलुलोज प्राप्त होगा। अगला 18 नंबर की, गर्म करने पर प्रोटीन का विघटित होना क्या कहलाता है। गर्म करेंगे तो प्रोटीन विघटित हो जाता है, उसको दोस्तों कहते हैं, उसको कहते हैं दोस्तों, उसको कहते हैं विनेचुरीकरण, विनेचुरीकरण कहते हैं, ठीक है। अच्छा, साइनो कोबाल्ट एमिनो एमीन नाम दिया गया है, साइनो कोबाल्ट एमीन नाम दिया गया है विटामिन बी 12 को। साइनो कोबाल्ट एमीन नाम दिया गया है विटामिन बी 12 को। कहता है कि उपापचय की क्रिया के दो मुख्य भाग होते हैं, वो कैटाबोलिज्म तथा एनाबोलिज्म। उपापचय की क्रिया के दो भाग होता है, कैटाबोलिज्म और एनाबोलिज्म। उपापचय की क्रिया के दो भाग होता है, कैटाबोलिज्म तथा एनाबोलिज्म, ठीक है। सी देखिए, कहता है विटामिन सी का मुख्य स्रोत क्या है, नींबू और संतरा। विटामिन सी का मुख्य स्रोत नींबू और संतरा है। विटामिन को खोज किसने किया था, फंक ने किया था। विटामिन को खोज दोस्तों, विटामिन को खोज फंक ने किया था, विटामिन को खोज फंक ने किया था। एंजाइमों की क्रिया के लिए सबसे उपयुक्त तापमान कितना है, 20 से 45 डिग्री। एंजाइमों की क्रिया के लिए, एंजाइम का क्रिया के लिए सबसे उपयुक्त तापमान 20 से 45 डिग्री होगा। एंजाइम की क्रिया के लिए सबसे उपयुक्त तापमान 20 से 45 डिग्री होगा, इसको याद रखेंगे। 24 नंबर क्वेश्चन है, एमिनो एसिड की श्रेणी का सबसे छोटा एवं प्रथम सदस्य क्या है, ग्लाइसिन है। एमिनो एसिड की श्रेणी का सबसे छोटा एवं प्रथम सदस्य का उदाहरण है ग्लाइसिन। एमिनो एसिड की श्रेणी का सबसे छोटा एवं प्रथम सदस्य का उदाहरण है ग्लाइसिन। हेलर परीक्षण द्वारा क्या ज्ञात किया जाता है, अकार्बनिक एसिड। हेलर परीक्षण द्वारा क्या ज्ञात किया जाता है, अकार्बनिक एसिड। हेलर परीक्षण द्वारा क्या ज्ञात किया जाता है, अकार्बनिक एसिड। हेलर परीक्षण द्वारा अकार्बनिक एसिड प्राप्त किया जाता है। प्रोटीन का सबसे प्रमाणिक परीक्षण जेंथोप्रोटिक परीक्षण है। प्रोटीन का सबसे प्रमाणित परीक्षण है जेंथोप्रोटिक परीक्षण। प्रोटीन का सबसे प्रमाणित परीक्षण हो जाएगा जेंथोप्रोटिक परीक्षण हो जाएगा, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण किया जाता है जेंथोप्रोटिक परीक्षण। कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण किया जाता है जेंथोप्रोटिक परीक्षण द्वारा। अच्छा, प्रोटीन अणु पर विद्युत आवेश होता है क्योंकि वे ध्रुवीय होते हैं। प्रोटीन अणु पर विद्युत आवेश होता है क्योंकि वे ध्रुवीय होते हैं। प्रोटीन अणु पर विद्युत आवेश होता है क्योंकि वे ध्रुवीय होते हैं। विकृत गंध का मुख्य कारण क्या है, आंशिक जल अपघटन। विकृत विकृत गंध मतलब जिसको बोलते हैं रेवेंसिडिटी। तो विकृत गंध का मुख्य कारण है आंशिक जल अपघटन, ठीक है। चलिए अब 30 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। फलों में पाया जाने वाला शर्करा फ्रक्टोज है। फलों में पाया जाने वाला शर्करा फ्रक्टोज है। नाइट्रोजन का आवश्यक घटक है प्रोटीन। नाइट्रोजन आवश्यक घटक है प्रोटीन का। नाइट्रोजन आवश्यक घटक है प्रोटीन का, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे 32 नंबर क्वेश्चन। कहते हैं कौन सा प्रबल एंटीऑक्सीडेंट है, तो सेलेनियम, ये प्रबल एंटीऑक्सीडेंट है। सेलेनियम दोस्तों प्रबल एंटीऑक्सीडेंट है। सेलेनियम प्रबल एंटीऑक्सीडेंट है, तो प्रबल एंटीऑक्सीडेंट क्या हो जाएगा, सेलेनियम। अच्छा, ग्लाइकोजन किसका बहुलक है, ग्लूकोज का। ग्लाइकोजन ग्लूकोज का बहुलक है। ग्लाइकोजन दोस्तों ग्लूकोज का बहुलक है। ग्लाइकोजन ग्लूकोज का बहुलक है। अच्छा, एस्टेरॉल एवं स्टेरॉइड, एस्टेरॉल और स्टेरॉइड व्युत्पन्न लिपिड है। एस्टेरॉल एवं स्टेरॉइड व्युत्पन्न लिपिड है। एस्टेरॉल एवं स्टेरॉइड व्युत्पन्न लिपिड है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। 35 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में कौन मोनोसेक्राइड नहीं है, तो लैक्टोज मोनोसेक्राइड नहीं है, लेकिन राइबोज मोनोसेक्राइड्स है, फ्रक्टोज मोनोसेक्राइड्स है, और ग्लिसरल डिहाइड दोस्तों ये भी मोनोसेक्राइड्स है। तो राइबोज क्या है, मोनोसेक्राइड्स है। फ्रक्टोज मोनोसेक्राइड्स है। और दोस्तों
ग्लिसरेल्डिहाइड भी मोनोसेक्राइड से, लेकिन लैक्टोज दोस्तों ये मोनोसेक्राइड नहीं है। गन्ने का शक्कर है ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज, गन्ने का शक्कर है ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज, गन्ने का शक्कर है ग्लूकोज और फ्रक्टोज। विटामिन के की शरीर के किस कार्य के लिए जरूरत होती है? तो दोस्तों विटामिन के का जो जरूरत पड़ता है शरीर में, वो जान लीजिए क्यों। विटामिन के की शरीर के किस कार्य के लिए जरूरत पड़ती है शरीर को? तो हेपारिन संश्लेषण में, थ्रोम्बिन संश्लेषण में, और फाइब्रिनोजेन को फाइब्रिन में बदलने, इन सभी के लिए मतलब विटामिन के का काम है हेपारिन संश्लेषण में, ए नंबर है हेपारिन संश्लेषण में, और प्रोथ्रोम्बिन संश्लेषण में, फाइब्रिनोजेन को फाइब्रिन में बदलने, तीनों के लिए। तो आपने क्या देखा, विटामिन के का शरीर में किस कार्य के लिए जरूरत होता है? तो हेपारिन संश्लेषण में, प्रोथ्रोम्बिन संश्लेषण में, और फाइब्रिनोजेन का फाइब्रिन में बदलने के लिए। ठीक है। अच्छा, हेपारिन क्या है? म्यूकोपॉलीसेक्राइड से। हेपारिन क्या है? म्यूकोपॉलीसेक्राइड से। हेपारिन क्या है? म्यूकोपॉलीसेक्राइड से। हेपारिन क्या है? एक तरह से कार्बोहाइड्रेट ही है, लेकिन दोस्तों हेपारिन क्या है? तो म्यूकोपॉलीसेक्राइड से। हेपेरिन म्यूकोपॉलीसेक्राइड से। ठीक है। 39 नंबर, निम्नलिखित में किस विटामिन के कारण कैल्शियम की कमी हो जाती है? विटामिन डी। ठीक है। ये हार्मोन की तरह कार्य करता है, तो विटामिन डी की वजह से शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाती है। अगर इसकी कमी होगी तो निम्नलिखित किसके अणु में बारंबारता से सेल्यूलोज बनता है? तो ग्लूकोज। किसके अणु के बारंबारता से सेल्यूलोज बनता है? सेल्यूलोज। किसके अणु के बारंबारता से सेल्यूलोज बनता है? तो हो जाएगा ग्लूकोज। ठीक है। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। कौन एमिनो अम्ल कौन एमिनो अम्ल एमिनो ग्रुप का सर्वाधिक दान करता है? तो ग्लूटामीन। कहता है निम्न में कौन एमिनो अम्ल, निम्नलिखित में से कौन सा एमिनो अम्ल है जो एमिनो ग्रुप का सर्वाधिक दान करता है? तो वो ग्लूटामीन हो जाएगा। ठीक है। निम्नलिखित में किसकी कमी से पेलाग्रा रोग हो जाता है? तो नियासिन की कमी से दोस्तों पेलाग्रा रोग हो जाता है। अच्छा, ग्लाइसिन क्या है? तो एमिनो अम्ल है दोस्तों। ग्लाइसिन जो है एक एमिनो अम्ल है, ग्लाइसिन एक एमिनो अम्ल है। ठीक है। चलिए, मायोसिन क्या है? मायोसिन दोस्तों फाइब्रस प्रोटीन है। मायोसिन क्या है? फाइब्रस प्रोटीन है। मायोसिन फाइब्रस प्रोटीन है। मायोसिन दोस्तों फाइब्रस प्रोटीन है। चलिए 45 नंबर को देखेंगे। कहता है पॉलीन्यूरिटिस पॉलीन्यूरिटिस रोग किसकी कमी से होता है? तो थायमीन, विटामिन बी1 की कमी से। पॉलीन्यूरिटिस रोग किसकी कमी से होता है? थायमीन की कमी से। पॉलीन्यूरिटिस रोग किसकी कमी से होता है? थायमीन की कमी से। कौन अत्यंत ही अनिवार्य एमिनो अम्ल है? तो ट्रिप्टोफेन। निम्नलिखित में कौन अत्यंत ही अनिवार्य एमिनो अम्ल है? ट्रिप्टोफेन। कौन अत्यंत ही अनिवार्य एमिनो अम्ल है? ट्रिप्टोफेन। कौन अनिवार्य एमिनो अम्ल है? ट्रिप्टोफेन। ठीक है। 47 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित किस विटामिन में साइट्रस फल का रस अधिक मात्रा में पाया जाता है? साइट्रस फल का रस विटामिन सी में पाया जाता है। किस विटामिन से साइट्रस फल का रस अधिक मात्रा में पाया जाता है? तो विटामिन सी। विटामिन सी में साइट्रस फल का रस अधिक मात्रा में पाया जाता है। 48 नंबर है, निम्नलिखित में किस एक को छोड़कर से सभी अनिवार्य एमिनो अम्ल है? देखिए, वेलिन एमिनो अम्ल है, लाइसिन एमिनो अम्ल है, ट्रिप्टोफेन अमीनो अम्ल है, लेकिन एना एना एबानिन दोस्तों ये आपका एमिनो अम्ल नहीं है। ठीक है। तो कहता है दोस्तों वेलिन वेलिन एमिनो अम्ल है, लाइसिन एमिलो अम्ल है, वेलिन एमिलो अम्ल है, लाइसिन एमिलो अम्ल है, और आपका ट्रिप्टोफेन भी एमिनो अम्ल है। ठीक है। चलिए 49 नंबर है, हीमोग्लोबिन है। हीमोग्लोबिन क्या है? क्रोमोप्रोटीन है। हीमोग्लोबिन क्रोमोप्रोटीन है। हीमोग्लोबिन क्रोमोप्रोटीन है। हीमोग्लोबिन क्रोमोप्रोटीन है। हीमोग्लोबिन क्रोमोप्रोटीन है। सभी एंजाइम का आधार प्रोटीन होता है। सभी एंजाइम का आधार प्रोटीन होता है। सभी एंजाइम का आधार दोस्तों प्रोटीन ही होता है। पेप्टाइड्स बंधन किसकी विशेषता है? एमिनो अम्ल का। पेप्टाइड्स बंधन किसकी विशेषता है? एमिनो अम्ल का। पेप्टाइड बंधन निम्नलिखित में किसकी विशेषता है? एमिनो अम्ल का है। ठीक है। 52 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। कोलेस्ट्रॉल एस्टेरॉल है। कोलेस्ट्रॉल है एस्टेरॉल। कोलेस्ट्रॉल है एस्टेरॉल। कोलेस्ट्रॉल है एस्टेरॉल। कोलेस्ट्रॉल है एस्टेरॉल। निम्नलिखित में कौन सा एक लिपिड नहीं है? कौन सा लिपिड नहीं है? तो दोस्तों काइटिन एक लिपिड नहीं, ये तो कार्बोहाइड्रेट है। लेकिन टेस्टोस्टेरोन लिपिड है, कोलेस्ट्रॉल लिपिड है, कोलिक अम्ल भी लिपिड है। तो टेस्टोस्टेरोन लिपिड है, टेस्टोस्टेरोन लिपिड है, टेस्टोस्टेरोन लिपिड है, कोलेस्ट्रॉल लिपिड है, कोलेस्ट्रॉल लिपिड है,
ग्लाइकोलिक अम्ल भी लिपिड है, लेकिन काइटिन एक कार्बोहाइड्रेट है। एंजाइम 54 है कि एंजाइम किसके प्रति काफी संवेदनशील होता है, तो पीएच मान के प्रति। एंजाइम किसके प्रति काफी संवेदनशील होता है, पीएच मान के प्रति। एंजाइम किसके प्रति काफी संवेदनशील होता है, पीएच मान के। एंजाइम किसके प्रति काफी संवेदनशील होता है, तो पीएच मान के प्रति। ठीक है। अगला है कुछ दोस्तों कि फॉस्फोलिपिड में पाया जाता है संतृप्त वसा अम्ल। 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 प्रोटीन का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है, जैव उत्प्रेरक के रूप में। प्रोटीन का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है जैव उत्प्रेरक के रूप में। प्रोटीन का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है जैव उर्वरक के रूप में। ठीक है। लिपिड क्या है, लिपिड एस्टर है, लिपिड एस्टर है, लिपिड एस्टर है, लिपिड एस्टर है। ठीक है। 57 नंबर हो गया। लिपिड क्या है, एस्टर है, लिपिड एस्टर है। 58 नंबर देखेंगे, कहते हैं दोस्तों कि निम्नलिखित में कौन संतृप्त फैटी अम्ल है, तो यहाँ पे हो जाएगा पाल्मिटोलेइक अम्ल। पाल्मिटोलोइक अम्ल, समझिएगा। कौन संतृप्त फैटी अम्ल कहता है, संतृप्त फैटी अम्ल। ठीक है। तो हो जाएगा पाल्मिटोलेइक अम्ल। पाल्मिटोलेइक अम्ल जो है वो संतृप्त फैटी अम्ल है। पाल्मिटोलेइक दोस्तों संतृप्त फैटी अम्ल है। ठीक है। और यहाँ पे देखिएगा उलेइक अम्ल जो है वो असंतृप्त है। असंतृप्त में हो जाएगा उलेइक अम्ल। अच्छा, ब्यूटरिक अम्ल में हो जाएगा असंतृप्त अम्ल। और ये भी असंतृप्त अम्ल है जिसको इरूसिक अम्ल कहते हैं। तो इरूसिक अम्ल असंतृप्त है, इरूसिक अम्ल असंतृप्त है, ब्यूटरिक अम्ल असंतृप्त है, ब्यूटरिक अम्ल असंतृप्त है, ब्यूटरिक अम्ल असंतृप्त है। उलेइक अम्ल दोस्तों ए नंबर ये असंतृप्त है, ये भी असंतृप्त है। उलेइक अम्ल असंतृप्त है, लेकिन यहाँ पे संतृप्त हो जाएगा पाल्मिटोलेइक अम्ल, पाल्मिटोलेइक अम्ल। ठीक है। चलिए 59 नंबर देखेंगे। निम्नलिखित कथन पर विचार करना है और सही को चुनना है। देखिए, जीवित पदार्थ में सर्वाधिक मात्रा में जल पाया जाता है, बात सही है। जो अकार्बनिक पदार्थ है, कहता है जीवित पदार्थ में सर्वाधिक मात्रा में जल पाया जाता है जो अकार्बनिक पदार्थ है, एकदम सही है। दूसरा कहता है कि कार्बनिक पदार्थ के रूप में जीवित पदार्थ में सबसे ज्यादा प्रोटीन पाया जाता है। कार्बनिक पदार्थ के रूप में जीवित पदार्थ में सबसे ज्यादा प्रोटीन पाया जाता है, ये बात भी सही है। कार्बनिक पदार्थ के रूप में जीवित पदार्थ में सबसे ज्यादा प्रोटीन पाया जाता है, ये बात भी सही है। चलिए 60 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। पपीते में मुख्य रूप में क्या पाया जाता है, विटामिन सी। पपीता में विटामिन सी पाया जाता है। पपीता में मुख्य रूप से कह रहा है, विटामिन ए भी रहता है दोस्तों, लेकिन मुख्य रूप से विटामिन सी पाया जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। कौन सा एक कैलोरी फ्री आहार है, कौन सा एक कैलोरी फ्री आहार है, तो दोस्तों जल। जल जो है एक कैलोरी फ्री आहार है, जल एक कैलोरी फ्री आहार है। निम्नलिखित में कौन सा कार्बोहाइड्रेट आयोडीन के साथ नीला रंग देता है, कौन सा कार्बोहाइड्रेट है जो आयोडीन के साथ मिलकर नीला रंग देता है, तो वो हो जाएगा स्टार्च। कौन सा कार्बोहाइड्रेट आयोडीन के साथ मिलकर नीला रंग देता है, तो वो हो जाएगा दोस्तों स्टार्च। ठीक है। अब हम 61 नंबर को देखने का काम करेंगे दोस्तों, 61 नंबर को। ठीक है। कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है, माने कौन गलत है। ठीक है। तो देखिए, मानव शरीर की कोशिकाएं आवश्यक वसा अम्लों का संश्लेषण नहीं कर पाता है। मानव शरीर की कोशिकाएं, मानव शरीर का जो कोशिका है आवश्यक वसा अम्ल का संश्लेषण नहीं कर पाता है, बिल्कुल सही। ठीक है। एकदम सही बात है। मानव शरीर की जो कोशिका है वो आवश्यक वसा अम्ल का संश्लेषण कोशिका थोड़े ना करेगा दोस्तों, वो नहीं करेगा, एकदम सही बात है। अच्छा, अमीनो अम्ल मानव शरीर से संग्रहित नहीं रहते हैं। अमीनो अम्ल मानव शरीर से संग्रहित नहीं रहते हैं, ये बात भी सही है। अमीनो अम्ल मानव शरीर से संग्रहित नहीं रहते, ये बात भी सही है। अच्छा, प्रति ग्राम वसा की उपापचय से कार्बोहाइड्रेट एवं प्रोटीन की अपेक्षा अधिक ऊर्जा मिलती है। कहता है प्रति ग्राम वसा की उपापचय से, प्रति ग्राम वसा के उपापचय से कार्बोहाइड्रेट एवं प्रोटीन से अधिक ऊर्जा मिलती है, ये बात भी सही है। लेकिन यहाँ पे डी नंबर कहता है कौन सा सही नहीं है, माने यही गलत है कि प्रोटीन केवल पादप स्रोत से ही प्राप्त होता है, ये बिल्कुल गलत है। खाली पादप से ही थोड़े ना प्राप्त हो जाएगा। चलिए अगला कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा जैव रूपांतरण मानव शरीर को अधिकतम ऊर्जा प्रदान करता है, तो एटीपी और एडीपी। निम्नलिखित में कौन सा जैव रूपांतरण मानव शरीर को अधिकतम ऊर्जा प्रदान करता है, एटीपी और एडीपी। कौन सा जैव रूपांतरण मानव शरीर को अधिकतम ऊर्जा प्रदान करता है, वो एटीपी और एडीपी, एडीपी हो जाएगा, एटीपी और एडीपी। बासमती चावल के दाने पकाने पर लंबे हो जाते हैं क्योंकि उसमें बहुल रहता है एमाइलेज।
बासमती चावल के दाना पकाएंगे तो लंबा हो जाता है क्योंकि उसमें बहुल होता है एमाइलेज। बासमती चावल के दाने पकाने पर लंबा हो जाता है क्योंकि उसमें बहुल होता है एमाइलेज का। ठीक है, चलिए 66 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। कहता है दोस्तों कि निम्न में किस फल में लोहा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? करौंदा में। करौंदा में दोस्तों लोहा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। करौंदा में लोहा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। करौंदा में लोहा ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। भैंस के दूध में कितना वसा वसा की मात्रा कितनी होती है? 7.2%। भैंस के दूध में औसत वसा की मात्रा होती है 7.2%। भैंस के दूध में औसत वसा की मात्रा होती है 7.2%। 68 कहता है कि मानव में बाल एवं नख निम्नलिखित में कौन सा प्रोटीन विद्यमान है? मानव में बाल एवं नख में कौन सा प्रोटीन रहता है? मानव का जो बाल और नाखून होता है उसमें कौन सा प्रोटीन रहता है दोस्तों? तो वो आपका हो जाएगा केराटिन। वो हो जाएगा क्या? वो केराटिन हो जाएगा। बाल और नाखून में केराटिन प्रोटीन रहता है। अच्छा, काइटिन एक कार्बोहाइड्रेट है। काइटिन कार्बोहाइड्रेट है और कीरोटिन प्रोटीन है। कीरोटिन प्रोटीन है। कीरेटिन प्रोटीन है और काइटिन कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, तो आपने देखा कि बाल और नाखून में कौन सा रहता है? कीरेटिन प्रोटीन पाया जाता है। चलिए 69 नंबर क्वेश्चन के देखेंगे। 69 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि गेहूं में रोटी बनाने के गुणों को प्रभावित करने वाला पदार्थ है ग्लूटीन। गेहूं में रोटी बनाने के गुणों को गेहूं में गेहूं की रोटी बनाने के गुणों को प्रभावित करने वाला पदार्थ है ग्लूटीन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे 70 नंबर। कहता है कि प्रोटीन की प्रचुरता वाले खाद्य पदार्थ में उपस्थित एमिनो अम्ल टायरोसिन के बारे में निम्नलिखित कथन पर सही नहीं है। प्रोटीन की प्रचुरता खाद्य पदार्थ में उपस्थित प्रोटीन की प्रचुरता वाले खाद्य पदार्थ में उपस्थित एमिनो अम्ल टायरोसिन के बारे में कहता है कि प्रोटीन की प्रचुरता वाले खाद्य पदार्थों में उपस्थित एमिनो अम्ल टायरोसिन के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, मैंने कौन गलत है? तो दोस्तों ये जो टायरोसिन के बारे में सही कौन कौन है? या उदासी से लड़ सकता है। यह उदासी से लड़ सकता है टायरोसिन भाई, सही है। यह भावनात्मक और पर्यावरणीय दबावों के सामना कर सकता है। जो आपका एमिनो अम्ल टायरोसिन है ये एकदम सही है। टायरोसिन के बारे में कौन सा सही है वो देखिए कि यह उदासी से लड़ सकता है। यह भावनात्मक एवं पर्यावरणीय दबावों का सामना कर सकता है और यह ऊर्जा स्तर को बढ़ाने में सहायता कर सकता है। ये बात सही है। यह बुढ़ापे के लिए उत्तरदायी मुक्त मूलकों को विरुद्ध रक्षा कर सकता है। ये बिल्कुल गलत है, ये नहीं होगा। चलिए 71 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। कहता है कि निम्नलिखित कथनों को सुमेलित कीजिए। ठीक है, तो रेटिनॉल विटामिन है और हिंता रोग। तो रेटिनॉल की कमी से दोस्तों मान जो होता है नेत्र सूखकर लाल हो जाता है। रेटिनॉल की कमी से दोस्तों नेत्र सूखकर लाल हो जाएगा। रेटिनॉल की अगर कमी हो जाएगा तो ने आँख जो है सूख कर लाल हो जाएगा। टेकोफेरोल से क्या होगा? बंध्यता हो जाएगा। टेकोफेरोल से दोस्तों बंध्यता हो जाएगा। टेकोफेरोल से बंध्यता हो जाएगा। साइनोकोबालेमिन से साइनोकोबालेमिन से क्या होगा? तो घातक रक्त माने कि रक्ता लाता माने एनीमिया हो जाएगा। ठीक है, और आपका पैराडॉक्सिन से मानसिक व्याधि हो जाएगा। ठीक है, इसको याद रखें। एक बार फिर से देख लीजिए इसको। रेटिनॉल की कमी से आपका नेत्र सूखकर लाल हो जाएगा। टेकोफेरोल की कमी से बंध्यता हो जाएगा। ठीक है, साइनोकोबालेमिन से हो जाएगा घातक रक्ताल्पता मतलब एनीमिया, और पैराडॉक्सिन से दोस्तों मानसिक व्याधि हो जाएगा। ठीक है, चलिए 72 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित विटामिन में कौन सा किसी स्वप्न को पर्याप्त अवधि तक याद रखने में सहायक होता है? तो विटामिन B6। कौन सा विटामिन जो है सपना को याद रखने में सहायता करता है? विटामिन B6। सपना याद रहेगा। ठीक है, विटामिन B6 निम्नलिखित में किसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है? विटामिन ए। किसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है? विटामिन ए का निर्माण हमारे शरीर में दोस्तों नहीं होता है। ठीक है, चलिए 74 नंबर है। 74 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। विटामिन ई महत्वपूर्ण स्रोत कौन है विटामिन ई का? गेहूं अंकुर का तेल। गेहूं अंकुर का तेल। गेहूं और अंकुर का तेल। विटामिन ए का महत्वपूर्ण स्रोत है गेहूं और अंकुर का तेल। लेकिन कौन विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत है? आम। आम में विटामिन ए बहुत ज़्यादा मात्रा में रहता है आम में। 76 नंबर क्वेश्चन कहता है
कि निम्नलिखित में क्या आंत में जीवाणु द्वारा संश्लेषित होता है? निम्नलिखित में से क्या आंत के जीवाणु द्वारा संश्लेषित होता है? कहते हैं निम्नलिखित में से क्या आंत के जीवाणु द्वारा संश्लेषित, अच्छा आंत के जीवाणु द्वारा संश्लेषित क्या होता है? क्वेश्चन समझिए क्या कह रहा है कि आंत का जो जीवाणु होता है ना वो क्या संश्लेषित करता है, तो वो विटामिन के हो जाएगा। ठीक है, वो हो जाएगा दोस्तों विटामिन के। किसी अवशोषक में विटामिन सी मदद करता है लोहा में। किसके अवशोषण में विटामिन सी मदद करता है? लोहा में। किसके अवशोषण में विटामिन सी मदद करता है? तो वो हो जाएगा लोहा। ठीक है। 78 निम्नलिखित सब्जियों में सर्वाधिक विटामिन सी पाया जाता है मिर्च में। सबसे ज़्यादा विटामिन सी हरा मिर्च में पाया जाता है, इसको याद रखिएगा। सबसे ज़्यादा विटामिन हरा मिर्च में पाया जाता है। निम्नलिखित में कौन सा विटामिन उनकी कमी वाला रोग सुमेलित नहीं है? देखिए कैल्सीफिरोल अस्थिर उगनता एकदम सही है। कैल्सीफिरोल की कमी से अस्थिर उगनता हो जाएगा। कोबालमिन के माने बी सी बी कौन सा है, विटामिन बी 12 है। कोबालमिन संघातिक रक्ताल्पता हो जाएगा। और कैल्सीफिरोल से अस्थिर उगनता हो जाएगा, तो यही गलत है, विटामिन सी ये नहीं होगा। चलिए 80 नंबर क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। 80 नंबर क्वेश्चन है कि ये, और यहीं तक रहेगा, इसका पार्ट 2 लाएंगे हम। कहता है कि ऑक्सी ऑक्सीकरण रोधी तत्व व्यक्ति के स्वस्थ बने रहने में किस प्रकार सहायक सिद्ध होते हैं? ऑक्सीकरण रोधी ऑक्सीकरण रोधी तत्व व्यक्ति के स्वस्थ बने रहने के लिए किस प्रकार सिद्ध होता है? ये शरीर में उपापचय के दौरान मूलक को निष्क्रिय बनाते हैं। कहता है 80 नंबर की ऑक्सीकरण रोधी तत्व व्यक्ति के स्वस्थ बने रहने में किस प्रकार सहायता सिद्ध होता है? ऑक्सीकरण रोधी तत्व व्यक्ति के स्वस्थ बने रहने में किस प्रकार सहायता करता है? तो यह शरीर में उपापचय के दौरान उत्पन्न मुक्त मूलक को निष्क्रिय बनाते हैं। यह शरीर में उपापचय के दौरान उत्पन्न मुक्त मूलक को निष्क्रिय बनाते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन काफ़ी अच्छा लगा होगा, और इसका हम दूसरा वीडियो फिर बहुत जल्दी लेके आ रहे हैं, दूसरा पार्ट। ठीक है, तब तक के लिए स्वस्थ रहें। इसमें लगभग 170 क्वेश्चन है। पढ़ाई करें, अपना ख्याल रखें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद।